नमस्कार। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। व्यूज रूम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज व्यूज रूम में हाजिर हैं हमारे नए मेहमान तरुण राठी। और तरुण राठी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं और युवा वतन के राष्ट्रीय संयोजक हैं। राष्ट्रीय सवालों को लेकर के जो सुलगते हुए सवाल हैं, जो खेती किसानी के सवाल हैं, स्थानीय स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी खेती किसानी के सामने में क्या-क्या समस्याएं हैं, लगातार आप अपनी समझ साझा करते हैं, लगातार देश का दौरा कर रहे हैं, किसानों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं और किसान आंदोलन से जुड़े हुए साथियों को भी आप अपडेट कर रहे हैं। मैं तरुण राठी का स्वागत करता हूं द डायलॉग के मंच पर। मैं स्वागत करता हूं मनोहर मनोज, जो जर्नलिस्ट हैं, रिफॉर्म एक्टिविस्ट हैं और खास करके अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं। और मुझे लगता है कि तरुण जी और मनोज जी एक दूसरे को जानते हैं और कहीं आप लोगों की मुलाकात हुई है, जैसा कि बता रहे थे। फिलहाल आप लोगों की मुलाकात और रिश्ते बन जाएंगे अब इस डिबेट में। अब मित्रों, अभी क्या है कि पूरे देश में जो बहिष्कार का सिलसिला चल रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव संपन्न होने के बाद, सरकार बनने के बाद, मंत्रालय बढ़ जाने के बाद, बजट पेश हो जाने के बाद भी विपक्ष शांत नहीं हुआ है। विपक्ष लगातार बेचैन है, लगातार अपने विरोध की आवाज को विपक्ष बुलंद कर रहा है। अभी नीति आयोग की बैठक होनी है और नीति आयोग की बैठक होनी है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं और जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा कि हम बहिष्कार करते हैं क्योंकि संघीय ढांचा को इस सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। बिहार को लेकर के हमदर्दी विपक्ष को भी है, उड़ीसा को लेकर के हमदर्दी है, तमाम प्रकार की हमदर्दी की बात भी कर रहे हैं। विपक्ष जो है, बिहार को जो कुछ मिला है उसके खिलाफ में बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं कि सरकार ने जो है, जो संघीय ढांचा है, इस ढांचा को ध्वस्त कर दिया है। और इसलिए हम जो है नीति आयोग की जो बैठक होने जा रही है, हम इस नीति आयोग का बहिष्कार कर रहे हैं। संभवतः आम आदमी पार्टी से लेकर के कर्नाटक की सरकार और हिमाचल की सरकारें, जो भी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, वे तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन विपक्षी ब्लॉक में एक ब्लॉक वह भी है, वह है बंगाल ब्लॉक। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं नीति आयोग की बैठक में जाऊंगी और बैठक में शामिल होकर के इस सरकार के खिलाफ में मैं बोलूंगी। यहां तक अपडेट है और तमाम बजट को लेकर के क्या क्या बातें हैं, उन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने कहा कि ये सरकार बचाने के लिए बजट है, कुर्सी बचाने के लिए बजट है। और जो एमएसपी के सवाल हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के जो सवाल हैं, कहा कि यह सरकार ने समर्थन मूल्य दिया है केवल चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को। किसान को एमएसपी देने में इस सरकार को बहुत परेशानी है, बहुत मजबूरी है। लेकिन हम तो यह करें, देखिए सरकार की संवेदनशीलता देखिए मनोज जी और तरुण जी, कि उन्होंने समर्थन मूल्य दिया है। बिहार को पैकेज जो है ना, वह तो समर्थन के एवज में ही दिया गया है और आंध्र प्रदेश को भी जो पैकेज मिला वो समर्थन के एवज में ही है। यह राजग सरकार का यह न्यू एमएसपी है। अभी तरुण जी और मनोज जी यहाँ मौजूद हैं। जो मार्च को, मुझे लगता है कि 15 मार्च 1950 को आजादी के बाद, जब देश के सामने गरीबी के प्रश्न थे, भुखमरी के प्रश्न थे, अकाल थे और विभाजन की पीड़ा थी, माइग्रेशन के सवाल थे, उस वक्त में नेहरू के नेतृत्व में 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। और उस योजना आयोग से जितनी सूत्री योजनाएं निकलती गई, कभी 5 सूत्री, कभी 20 सूत्री, ये सारी योजना जो है ना, मेरे हिसाब से दीर्घ सूत्री योजना ही रही। कि देश को जरूरत क्या थी? अगर देश को जरूरत थी लंगोटी की, तो योजना आयोग उस वक्त में टोपी पहना रहा था। योजना आयोग समझ ही नहीं पा रहा था कि देश की प्राथमिकता क्या है और करना क्या है। और आजादी के बहुत दशक बीतने के बाद भी हमारे बुनियादी सवालों के ऊपर जो भारी भारी पत्थर रखे गए थे, वे पत्थर हटाए नहीं जा सके। अब वह जो है, उस योजना आयोग को बदल करके यह 16 फरवरी 2015 में जब इस देश के नए निजाम सामने आए,
और गुजरात से निकल करके पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्जा किया। मैं कब्जा की ही बात कर रहा हूं। 16 फरवरी 2015 को तब वह बन गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। और नीति आयोग की जो लक्ष्य थे वह था कि अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार। पहले क्या था कि अधिकतम सरकार थे, न्यूनतम शासन था। ये उसको उलट करके मोदी जी ने रखा कि हम देश को दुनिया के आर्थिक मंच पर एक मजबूत भारत, एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा करेंगे और एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जन्म देंगे। ये सब तमाम नीति आयोग की कवायद थी। बजट पास हुआ है। अब सीधे तौर पर हम जानना चाहते हैं, हम आ रहे हैं, दर्शकों से निवेदन है कि तरुण जी बहुत ही माइन्यूट विश्लेषण करते हैं। मैं तरुण जी के पास में आ रहा हूं। तरुण जी, किसानों के सवाल को लेकर के लगातार आप बैठक करते रहे, युवा वतन की बैठक किया, पिछले दिनों WTO को लेकर के भी आपने बैठक की। जब तक WTO से भारत सरकार बाहर नहीं आएगी तब तक संभवतः MSP लागू करने में भारत सरकार को बड़ी दिक्कत है। मैं जानना चाहता हूं तरुण जी, आखिर भारत सरकार के सामने में क्या मजबूरी है जो MSP देने में हिचकिचा रही है? और बातें बहुत कर रही है कि आय दुगुनी कर देंगे, झींगा पालन करवाएंगे, मछली पालन करवाएंगे, ऑर्गेनिक खेती करवाएंगे, तमाम प्रकार की बेहतरी की बात यह भी सरकार कर रही है। लेकिन युवा वतन के युवा चिंतक इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं? मैं सीधे तरुण जी के पास बढ़ना चाहता हूं। तरुण जी, ओवर टू यू जी, अपनी बात रखें। पहले तो आपको और मनोहर जी को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने पहला ही जो सवाल रखा वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल वर्तमान के दौर का बना हुआ है जी। और WTO की बैठक की जो आपने बात कही और जो MSP का मसला WTO पर आकर अटक जाता है, फंस जाता है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो पुराना मूवमेंट चलता हुआ आ रहा था, जिसका एक हिस्सा अभी भी चल रहा है, उसके अलग अलग डायनेमिक्स हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना जो सवाल है उसको ही माइन्यूट तरीके से एड्रेस करना चाहता हूं कि WTO के अंदर लगातार कृषि को लेकर उन नीतियों का निर्माण करने का काम किया जाता है जो देश की और दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को ही कृषि को अपने हाथ में देना चाहती है, लेना चाहती है। यानी कि सरल भाषा में कहें तो WTO के जरिए कृषि का कॉर्पोरेटाइजेशन करने की जो व्यवस्था है उसको बनाने का काम किया जा रहा है। मैं आपको एक रिसेंट का उदाहरण देता हूं। 1.5 से 2 दिन पहले लगभग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर वर्ल्ड बैंक के वर्तमान के अध्यक्ष अजय भंगा जी एक वक्तव्य दे रहे थे। उसके कुछ अंश मैं आपको बताता हूं और फिर समझते हैं कि ये कैसी एक वैचारिक साजिश है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच के ऊपर अजय भंगा जी ये बात कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज का एक मसला है उसमें जो धान है उससे और जो डेयरी इंडस्ट्री है उससे, यानी कि दूध का जो पालन होता है, एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, उनके कारण जो मीथेन निकल रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है। और मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी 80 गुना ज्यादा खतरनाक गैस है क्लाइमेट चेंज के मसले को लेकर। इसीलिए उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को डील करना है, उससे इजाद पानी है, उसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं, तो हमें इन क्षेत्रों को बंद कर देना होगा। यानी कि वो वहां बैठकर स्विट्जरलैंड के अंदर जहां से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चलता है, वो ये बता रहे हैं कि धान से ये होता है और दूध से ये होता है। अब आप इसके पीछे की जो अर्थव्यवस्था है और कृषि को कब्जा करने की जो सोच है उसको हमें माइन्यूटली समझना होगा। इन सभी बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों से दुनिया भर के अंदर एक नैरेटिव बुना जाता है और इसी नैरेटिव के आधार पर यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 देश है। वहां पर यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट चेंज को लेकर नई पॉलिसीज लेके आई जिसको लेकर किसान आंदोलित थे। 27 में से लगभग 18 से 20 देशों के अंदर ये किसान सड़कों पर थे क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी को लेकर। अब एक ये नया हथकंडा अपनाया गया है कि WTO, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जितने भी ये WW के बने हुए हैं, इनके जरिए
सबसे पहले तो एक नैरेटिव को बिल्ड किया जाए, सेकेंडली फिर पॉलिसीज को इस हिसाब से डिजाइन किया जाए कि जिसमें जितने भी विकासशील देश हैं उनके साथ एक अलोकतांत्रिक व्यवहार किया जाए, उनको एक निचले दर्जे के साथ देखा जाए, वैसी नीतियों का निर्माण हो और ये नैरेटिव बिल्डिंग करके एक ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया जाए कि लोग तंग आकर अपने जो पारंपरिक काम हो उनके, जैसे कृषि एक पारंपरिक काम चलता हुआ रहा है पीढ़ियों से, वो लोग तंग आकर उससे बाहर आ जाएं। अगर वो उससे भी नहीं आ रहे हैं तो नीतियों के जरिए इनको मल्टीनेशनल कंपनीज की सोच को इसमें इतना इन्वॉल्व कर दो कि ये घाटे का सौदा बनती चले जाए और लोग तंग आकर इसको छोड़ दें। ये एक विचार है, इस विचार के साथ ये काम किया जा रहा है। और अब एमएसपी के मुद्दे को लेकर डब्ल्यूटीओ की जो सबसे बड़ी अड़चन है वो अड़चन ये है, ये लोग ये चाहते हैं कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो सब्सिडी को के रूप में कंसिडर किया जाता है जब हम एमएसपी प्रोवाइड करते हैं यानी सरकार प्रोक्योर करती है, उसमें इन्होंने 3 अलग अलग बॉक्स बना रखे हैं, एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स और एक ग्रीन बॉक्स। उनमें सब्सिडीज को उन्होंने बांट रखा है। हम जो सब्सिडी देते हैं वो एम्बर बॉक्स के तहत देते हैं, जिसमें ये कंडीशन लगाई हुई है कि टोटल जो प्रोडक्शन हुई है उसका जो अमाउंट बनता है उसके 10% को ही आप एमएसपी पे प्रोक्योर कर सकते हैं। जिस देश की आबादी यानी कि हमारे देश की आबादी आज भी 55 से 60% आबादी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, अगर उस क्षेत्र के लोगों को हम 10% के ही प्रोक्योरमेंट करेंगे तो स्वाभाविक है कि कृषि घाटे का सौदा नीतिगत रूप से बनाया जाएगा। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को देख लीजिए आप, महाराष्ट्र सबसे पहले कुछ दशकों पहले गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो इस गन्ने की जो कीमतें दी जाती है उसको एफआरपी बोला जाता है। अब सरकार जो एफआरपी, हालांकि उसकी पेमेंट्स बहुत पेंडिंग है, वो एक अलग विषय है, मैं भी उस पे नहीं जा रहा, लेकिन एफआरपी जो सरकार देती है उसके विरोध में डब्ल्यूटीओ के अंदर अमेरिका ने हमारे खिलाफ केस कर रखा है कि ये क्यों देते हैं। और ये जो सोच है उस सोच के पीछे के कारण भी समझने होंगे। वर्तमान के अंदर महाराष्ट्र के अंदर दूध का एक मूवमेंट चल रहा है कि दूध का प्राइस बढ़ाया जाए जो सरकार ने, और उसी समय पर जब हमारे यहाँ पर दूध की प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहा है उसी के पैरेलल ये कंपनियां दूध का जो पाउडर है वो हमारे देश में डाल रही है। और दुर्भाग्य की बात ये है और विडंबना ये है, हमारी सरकार भी उस दूध के पाउडर के निर्यात की सुविधाएं दे रही है, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज को घटा रही है कि वो और ज्यादा है। भाई आप जानबूझकर किसी चीज की सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि लोकल लोगों को दाम नहीं मिलेगा। सेम चीज G20 के समय हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेब के किसान हैं उनके साथ हुई। तो जो मैंने आपको अजय भंगा जो वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष हैं उनकी जो बातें बताई, ये मूल रूप से इन लोगों का विचार है और उस विचार के साथ एक षड्यंत्र और एक नैरेटिव के साथ हमें ये हमारे मूल कामों से बाहर निकालना चाहते हैं। ये इनका मोटे तौर पर। तरुण जी एक बात मैं जानना चाह रहा हूं कि इस बजट से तरुण जी की क्या अवधारणा बनी है, किसानों की जिंदगी बेहतर होगी या किसानों की जिंदगी बदतर होगी? इस बजट को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, बजट की बात तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पिछले 5 सालों में जो पूरा बजट दिया गया है, जितना वित्त मंत्रालय ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को बजट दिया था पिछले 5 साल में एलोकेट हुआ, उसका 1 लाख करोड़ रुपए तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वापस दे चुकी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को सरेंडर कर चुकी है कि हम खर्च नहीं कर पाए। उनको जो फंड आवंटित हो रहा है उसी को वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मानसिकता दिखा रहा है उनको। और जो बात आपने कही कि नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, कहीं पे जीरो बजट फार्मिंग की बात हो रही है, देखिए मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में कहावत एक होता है कान को ऐसे पकड़ना और एक होता है कान को ऐसे पकड़ना। तो ये हर चीज कागजों में ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर ये घुमा के कान पकड़ना चाहते हैं, वैसा नहीं चलता है। अब आप देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर मैं एक और आपके मंच पे महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा है उसका। पिछले 1 साल के अंदर ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि टैक्स पेयर के पैसे से चलती है और उससे जुड़े हुए 113 ऐसे संस्थान हैं जहां पर रिसर्च होती है एग्रीकल्चर को लेकर। 8 जून 2023 से लेकर 15 जुलाई 2024 तक ICR के द्वारा 6 MOU साइन किए गए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, जिसमें सिंगेटा ग्रुप है, बेयर्स है, अमेजोन फ्रेश है, अमेजोन किसान है। अब जो बेयर ग्रुप्स है ये बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए आप कि जो सरकार नेचुरल फार्मिंग की बात करती है, इनके साथ MOU सबके साथ क्यों साइन किए गए हैं? कोई कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है
तो गलत एकदम से गर्मी पड़ जाती है, कभी ओलावृष्टि हो, जिसके कारण प्रोडक्शन गिर रहा है हमारी फसलों का। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट हम नए बीज लेके आएंगे। वो बीज किसने बनाया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। उसके ट्रायल कौन कर रहा है? प्राइवेट कंपनियां। उसके बाद वो नए बीज बनाएंगी। इस बात की क्या गारंटी है कि जब वो बीज बनाएंगे तो अपनी मार्केटिंग और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए वो धोखाधड़ी नहीं करेंगी? ये एक पहला जी, सवाल है। दूसरा, जो इसमें एक बेयर्स ग्रुप है, वो बेयर्स ग्रुप ये कह रहा है कि हम ऐसी प्योद लेके आएंगे, जो धान हम लगाते, पहले धान के लिए प्योद लगाई जाती है, फिर धान लगाया जाता है। तो जी, अब वो जी, कह रहे हैं कि हम प्योद बनी बनाई लेके आएंगे और डायरेक्ट जो है प्लांटेशन की जाएगी, यानी सीधा धान की रोपाई की जाएगी। अब एक बात बताइए, इसको लेकर इंटरनेशनली भी और नेशनली कई ऐसे रिसर्च हो चुकी है कि अगर हम सीधे धान की रोपाई करते हैं तो उसमें वीड लगने की, यानी कि कीड़ा लगने की संभावनाएं ज्यादा है। वो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है नेचुरल फार्मिंग के बारे में जानकारी देने का, जो वीड को बढ़ावा देने का काम के आइडियाज को लेकर आ रही है। और उसका कारण क्या है कि वो खुद एक केमिकल पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है। जी। यानी कि उस डॉक्टर से इलाज कराया जा रहा है जो बीमारी को जन्म दे रहा है। तो इसलिए किसी भी रूप पे ये जो बजट की बातें हैं, पिछले 5 साल का आप डेटा उठा के देखेंगे, लगातार बजट में एग्रीकल्चर जी। के बजट में गिरावट आई है। तरुण जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने किसान आंदोलन को देखा। आपको क्या लगता है कि किसान नेता अंधेरे में तीर चला रहे हैं या इन किसान नेताओं को वैश्विक समझ नहीं है? 2 बातें। और करना क्या चाहिए अब एमएसपी को लेकर के प्राथमिकता क्या हो? युवाओं की भी और किसानों की भी? जी, तरुण जी। देखिए विजेंद्र जी, हमें ऐसा कहना कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने स्तर पर प्रयास सब कर रहे हैं और उन प्रयासों की हम सराहना भी करते हैं। रही बात आगे की रणनीति की बात की, तो जो पहले भी जो मीटिंग हुई थी, देखिए हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होके सोचना होगा। जी, आप कोई भी ऐसा मूवमेंट उठा के देख लीजिए, आपने जयप्रकाश नारायण जी के मूवमेंट को भी नजदीक से अपने युवाओं उसमें देखा है, और बाद में अन्ना हजारे का मूवमेंट भी एक बड़ा मूवमेंट रहा है, फिर उसके बाद किसान आंदोलन का। एक जगह पर एक हमारी विफलता जो रही है वो ये रही है कि हम मूवमेंट को कुछ राज्यों से बाहर नहीं निकाल पाए। सरकार ने जिसका बहुत बेहतरीन तरीके से एक एडवांटेज ली। वर्तमान के अंदर भी जो मूवमेंट है वो एक जगह पर आकर फंस गया है। उस फंसे हुए मूवमेंट को आगे निकालने के लिए जो सभी के साथ एक आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उस जी, कोऑर्डिनेशन की एक बड़ी कमी है। इसमें के कई कारण हैं। इसमें गवर्नमेंट का भी एक अपना रोल रहता है कि कोई भी चीज उठती है तो उसको किस तरीके से डिसइंटीग्रेट किया जाए, तोड़ा जाए, एकता को तोड़ा जाए। तो उस काम में सरकार सफल हुई है। एक चीज तो ये। दूसरी बात आती है जो आगे की जो बात है, उस आगे की बात के लिए वर्तमान में जो हम लोग युवा के रूप में एक प्रयास कर रहे हैं, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से इन कंस्ट्रक्टिव इश्यूज को जिन पे हमने बात की उनकी भी नॉलेज में ही है, लेकिन एक जी, कोऑर्डिनेशन के साथ एक देशव्यापी प्रॉपर एक टीम खड़ी हो, और उस टीम के साथ साथ पैरेलली हम कुछ बड़ा एक इंटरवेंशन किसानी के मुद्दे पर कर सके। वर्तमान में क्या परिस्थितियां बनी हुई है कि हर जगह पर भाजपा सरकार ये प्रयास करती है कि कोई भी चीज पे आप बात करते हो तो वो धर्म को आगे ले आती है, और उसी का उपयोग जी, किसान आंदोलन को भी डैमेज करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस आंदोलन का पिछले 3-4 साल से जो फेस बना हुआ है वो पंजाब बना हुआ है। जी, तो वहां पर भी पंजाब को रिलीजियस सेंटीमेंट्स की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है। इससे बचाव करने के लिए जो एक गांधीयन थॉट पूरे देश में एकजुटता के साथ लेकर चलने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं जो किसानों का मूवमेंट है उसको प्रॉपर अप्रिशिएट नहीं कर पा रही है कि उस चीज को लेकर चला जाए। यानी कि जी। सब अपने एक दायरे की जो तो थॉट है, उसी थॉट में चीज को डेवलप करना चाहते हैं, और वो जो बैरियर है, वो जो एक अड़चन बना हुआ है, हम उसी को तोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, जो लगातार जी, मीटिंगें जी। हो रही है। तो आगे की मनोज रणनीति की जो बात है वो यहीं से निकल सकती है, जो मेरा ये जी, मानना तरुण जी, एक बात मुझे लगता है कि एक बात हमें भी सीखना है और एंकर है। होने के नाते कोई विद्वता की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। हम सीखने के लिए आपको बुलाए हैं। तरुण जी, डब्ल्यूटीओ की क्या बंदिशें हैं? भारत सरकार की क्या मजबूरियां हैं? भारत माता की जय, धरती माता की जय, देशभक्ति, वंदे मातरम,
तमाम प्रकार के भावुक नारे हैं इनके पास में। तो क्या यह सरकार वास्तव में किसान को मारना चाहती है? क्योंकि इनका हिंदुत्व जहाँ टिका हुआ है, इनका हिंदुत्व बाजार पर नहीं परिवार पर टिका हुआ है, गाँव पर टिका हुआ है, गाय पर इनका हिंदुत्व टिका हुआ है, गीता और गायत्री और गंगा पर टिका हुआ है। तो आखिर जो हिंदुत्व की बात करते हैं और गाँव ही उजड़ जाए, किसान ही उजड़ जाए, तब फिर इनका हिंदुत्व कहाँ टिकेगा? तो इनकी मजबूरी है गाँव को जिंदा रखना और कृषि और इसी को जिंदा करना। आखिर इस सरकार के पास संवेदना रहने के बावजूद मजबूरी क्या है? इस मजबूरी को आप समझा दीजिए। देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहली बात तो गाय, गंगा, गायत्री, गाँव, इन सारी बातों पर ये भाजपा सरकार सिर्फ राजनीति कर सकती है, इससे आगे ये कुछ नहीं जी, कर सकती। जी, अब जो लोग गाय की बात करते हैं, गाय को राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, गाय के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, क्या ये लोग उन गाय को पालन करने वाले किसानों को, दूध का व्यापार करने वाले किसानों को दूध का एमएसपी देने के लिए तैयार है? नहीं। उसका कारण ये है, जो आपने डब्ल्यूटीओ की जो बात कही वो इसी से जुड़ा हुआ है। जी, जी, कोरोना काल के बाद से पूरी दुनिया के अंदर एक ये स्पष्टता आ गई है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर अगर कोई सेक्टर खड़ा रह सकता है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। जी, इसीलिए एग्रीकल्चर पर कब्जा किया जाए। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर कुछ कंपनियों की मोनोपोली थी, अब वही लोग एग्रो बिजनेस के नाम पर इसमें घुसकर एक मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। और जो पश्चिम का एग्रीकल्चर का मॉडल है, उस मॉडल को भारत में थोपना चाहते हैं। और इन सरकारों की ये मजबूरी है कि इन्होंने जो नीतियां और जो ट्रीटियां साइन कर ली हैं, उनमें इनको ऐसा उलझाया गया है कि इनकी पॉलिटिकल विल नहीं है उससे बाहर आने। दूसरा कारण क्या ये है उलझन है कि तरुण जी? उससे क्या उलझन है? एक बार उलझन को भी स्पष्ट कर दो, उलझन क्या मैं है? बता उलझन ये है, देखिए, इसमें हमें पॉलिटिकल डायनेमिक्स को भी समझना होगा और आर्थिक समस्या को भी समझना होगा। अब डब्ल्यूटीओ से विड्रॉ करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है। पॉलिटिकल विल ना होना अपने आप में एक समस्या है। अब इनकी जो उलझन नीतिगत रूप से फंसी हुई है वो ये फंसी हुई है कि अगर ये एमएसपी देने की दिशा में पॉलिटिकल विल जी, बना के बढ़ने की कोशिश करते हैं और डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलने का काम करते हैं, तो तुरंत एक ऐसा नैरेटिव बुना जाएगा कि भाई भारत तो अब जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसको बाईपास करना चाहता है। और जितनी भी पश्चिम की लोबियां हैं, उन पश्चिम की लोबियों के जो फंड मैनेजर हैं, जो इन पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वहां से इनके पैसे को इस तरीके से खींच लिया जाएगा कि इनको अपनी सत्ता से डर लगता है कि कहीं हम सत्ता से बाहर ना हो जाए। तो बहुत वो अच्छा। जी, पॉलिटिकल विल की कमी है, क्योंकि जितने भी नीति निर्माता हैं ये हमें दिखते हैं, लेकिन ये इशारों पर जिनके काम करते हैं वो कहीं बाहर बैठे। अब आप एक चीज समझिए कि जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो सही मायने में प्रमोटर किन के हैं? वो प्रमोटर हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के। तो उन्हें एक मार्केट इकोनॉमी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे को खींच सके। और उस पैसे को खींचने के, जब ये पैसा खींचेंगे, इन्हीं लोगों के द्वारा ही पॉलिटिकल फंडिंग्स होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जी, तो ये एक नेक्सस है। जब तक हम इस नेक्सस को नहीं समझेंगे, ये दिक्कतें चलती रहेंगी। और यही जी, सबसे बड़ा पेच है। और जो डब्ल्यूटीओ का जो पेच है, वो सीधे तौर पर ये कहता है कि आप इस 10% के बार को क्रॉस नहीं कर सकते। और ये बार सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज पर ही लागू होता है, क्योंकि जो 3 बॉक्स का मैंने आपके साथ जिक्र किया, कई अन्य जी। बॉक्सों के जरिए, अब देखिए, हम एमएसपी पे खरीदे तो अमेरिका हमें ज्ञान देता है और वो खुद एक किसान को सालाना 42 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहा है, उसको सवाल करने वाला कोई नहीं। तो ये पेच। बहुत-बहुत धन्यवाद तरुण जी। अभी आपने पेंच को आपने खोलने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि दर्शक एक डिबेट में तो तरुण जी को नहीं समझ पाएँगे कि डब्ल्यूटीओ का पेंच क्या है और किस तरह से भारत को अपने शिकंजे में डब्ल्यूटीओ किया है और जो जायंट जो कॉर्पोरेट है दुनिया के, जो क्रोनिकल कैपिटलिज्म का जो दौर है, यह जो पूरा डायनामिक्स, जिस डायनामिक्स की चर्चा तरुण राठी कर रहे थे कि यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सरकार कुछ करना भी चाहती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में और जिसके पैसों पर यह सरकार पलती है, नैरेटिव्स गढ़ती है, जुमले बनाती है, सरकार में टिके रहती है, तो जिनके पैसे लगे हैं,
जिन बड़ी-बड़ी कंपनियों के कारपोरेट के, ये उनके दबाव में ये किसानों के हितों की अनदेखी ये सरकार कर रही है। सवाल एमएसपी पर संघर्ष विपक्ष का जारी रहेगा और हमारे तरुण राठी जैसे होनहार नौजवान जो नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं, ऐसे आवाज बुलंद करते रहेंगे और जो पेच है इस पेच को भी खोलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, तरुण राठी को फिर हम शो में आमंत्रित कराएंगे और कृषि से जुड़े हुए सवाल पर हम इसे चर्चा करेंगे। चर्चा और आगे भी करेंगे तरुण राठी से कि जब पूरी दुनिया में मुद्दा आधारित राजनीति का अवसान काल है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का एंड है, फिर तरुण राठी केवल खेती और किसानी को पकड़ करके देश और दुनिया बदलने की चाहत क्यों रखे हुए हैं, इस पर हम अगली बहस में उनसे हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी आपका, आपने समय दिया। फिर आपसे मिलेंगे। नमस्ते।